ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को अपने टेस्ट के बारे में तो पता ही चला होगा कि टुमारो यू ऑल विल हैव टू अपीयर एट योर टेस्ट फर्स्ट टेस्ट। आपको फर्स्ट टेस्ट में अपीयर होना है, तो जिसमें आपको सोशल स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन को टच आउट करना है। ठीक है, आवाज सबको जा रही है मेरी? एवरीवन? यस सर। ओके ओके ओके। तो स्टूडेंट, उसमें आपने देखा है कैसे कि कुछ क्वेश्चन, जैसे में आपने देखा कि हिस्ट्री का जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने स्टडी करा है उससे ही कुछ क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैं टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू रिकैप। मैं सारे जो मतलब जो नया ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर था, मैं उसको एक छोटा सा रिकैप में आपको मतलब कि रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फिर से हम लोग रिकैप करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके हर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ओनली हिस्ट्री, मतलब ये बिकॉज हिस्ट्री मैंने अभी आपको पढ़ाया। अभी तो हिस्ट्री पढ़े हो ना, सिविक्स पढ़े हो क्या, ज्योग्राफी पढ़े हो, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, कुछ तो पढ़े नहीं हम लोग ने? हाँ, वेरी गुड। ओके ओके, चलिए ठीक है, मैं लाउड ही बोलता हूँ। वेट, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका Good afternoon, class. Good afternoon, beta. Okay, I am just here to explain some points regarding the test. आपका टेस्ट है, आपको पता होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें जो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि टेस्ट का प्रोसीजर कैसे होगा और आपको देना कैसे कैसे है। ठीक है, उसके कितने कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे एवरीथिंग। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? बोलो हाल, बोलो ना बोलो सब। चलो ठीक है, ओके। तो जो टेस्ट आपका होने वाला है वो थ्रू गूगल लिंक होने वाला है। ठीक है, आपको एक गूगल लिंक मिलेगा ग्रुप में, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आई गेस आपको सब इतने स्मार्ट हो, आपको पता है आज के टाइम में गूगल फॉर्म क्या होता है, चीजें क्या होती है। ठीक है, तो जैसे गूगल फॉर्म खुलेगा उसमें आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालना है, नाम, पता, क्लास, किस गाँव में क्या हो, मीन्स आपको कुछ बेसिक डिटेल्स उस पर डालनी होगी। ठीक है, आपके बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको कुछ वहाँ टाइप करके नहीं लिखना, बस आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ऑप्शन नंबर ए खट, ऑप्शन नंबर बी खट, ऑप्शन नंबर सी खट। आपको किसी तरह का कुछ वहाँ पर रिटर्न में देने की जरूरत नहीं है। चलेगा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सर ठीक है, वो मतलब टेस्ट समझ में आया, होगा कैसे, पैटर्न भी समझ में आ गया कि होगा कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसके सब्जेक्ट का होगा। हाँ, टाइमिंग बिल्कुल मैं सारे कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसके सब्जेक्ट का होगा देखो, तो आपके पास जो टेस्ट होने वाला है उसमें साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी और इंग्लिश, ये चार में आने वाले हैं। साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी और इंग्लिश। ठीक है, साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन होंगे, सोशल स्टडी और इंग्लिश के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साइंस के 15, सोशल साइंस के 15, मैथ्स के 15, सोशल स्टडी के 6 और इंग्लिश के 6, 6 क्वेश्चन होंगे इन दोनों के जो लास्ट में मैंने बताया। और उसके बाद आगे जितना बताया जो मैथ्स और साइंस इतने होंगे 15-15 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके पास 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं मार्क्स पे। साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मार्क्स होंगे +4, मतलब क्या हुआ, अगर आपने सही आंसर किया तो +4, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो +4 0, अगर आपने सही आंसर किया तो +4, गलत आंसर किया तो 0 मार्क्स। ठीक है, साइंस और मैथ्स के। बात करते हैं सोशल स्टडीज और इंग्लिश की। सोशल स्टडीज और इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो होंगे +5 और 0, सही आंसर किया तो 5 नंबर, गलत आंसर किया तो 0 नंबर। टोटल मार्क्स अगर आप काउंट करके देखिएगा 42 क्वेश्चंस के जितने मैंने बताया है तो ये हो जाएंगे 180 नंबर, 180 मार्क्स के आपके टेस्ट होने वाले हैं। चलेगा? ठीक है, टाइमिंग रहेगी आपके टेस्ट की सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक।
आपको गूगल लिंक आप 10 मिनट से पहले अपना व्हाट्सएप अपना फोन हाथ में पकड़ के बैठे रहिएगा 15 मिनट पहले से आपको 10 मिनट पे कुछ देर बचे रहेगा तो आपके पास गूगल लिंक चल जाएगी। गूगल लिंक पे क्लिक कीजिए, फटाफट आपके पास खुलेगा पेज और वहाँ अपना बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए। एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो आपको ध्यान रखना है, वो प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो प्लीज अपने पास सादा पेन लेके बैठिएगा। हो सकता है कि इंटरनेट इशू होने की वजह से, हो सकता है टेक्निकल इशू होने की वजह से कभी ऐसा होता है कि पेज गायब हो जाता है या पेज रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो आपका आंसर भी पता ही चला कि आंसर आपने क्या दिया था। ठीक है, तो एक सादा पेज लेके बैठिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले से लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिएगा। जो जो आप आंसर वहाँ पे गूगल लिंक पे जो क्वेश्चन है, जो जो आप उसमें टिक लगाते जा रहे हैं, उस आंसर को आप साथ में सादा पेज पे लिखते रहिएगा, ताकि अगर गलती से ऐसा हो कि पेज माइंड में गायब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपके पास आपका सॉल्व किया हुआ आंसर है, ताकि दोबारा जब आपको वो पेज मिले तो आप आंसर को सही मार्क कर सकते। चलेगा? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कल आपका टेस्ट है, टाइमिंग है 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 1.5 घंटे का टेस्ट है। 4 पेपर है आपके पास, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज और इंग्लिश, ये 4 पेपर आपके होने वाले हैं। ठीक है, इसी में 1.5 घंटे के अंदर में ही 4 पेपर हो जाएंगे। ओके, गूगल लिंक के थ्रू आपका टेस्ट होगा। 10 बजे से थोड़ी देर पहले आपको लिंक दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे, आप उसके जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका साइट खुल जाएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स डाल देना है, अपना नाम बिल्कुल सही सही डालना, ये ध्यान रखना, क्लास बिल्कुल सही से डालना, इसमें कोई खुराफाती मत करना वरना समस्या होगी। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे ही आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तब तक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ ऐसा रहेगा उनका पैटर्न की ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस आपको क्लिक करना है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया बट आप पूछा कि फास्फोरस इज ऑप्शन है मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, अदर्स। ठीक है, तो आपको पता है फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल पे टिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 42 क्वेश्चंस होंगे, 15 मैथ्स के, 15 साइंस के, 6 सोशल स्टडीज के और 6 इंग्लिश के। ये आपके पास टोटल आने वाले हैं 32 क्वेश्चन, मैं बोला 42 क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो होने वाला है वो होने वाला है 1। चलेगा? साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनकी मार्किंग होगी +40 और जो इंग्लिश एसएसटी के क्वेश्चन है उनकी मार्किंग होगी +5। ठीक है, सही पे +5, गलत पे लड्डू नंबर आपको मिलेगा। चलेगा? हाँ जी, अरे बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो, समझ में आया नहीं आया, खोपड़े में गया, बाउंसर चला गया, क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया, बोल तो सकते हो ना? सर आपका साउंड लैग कर रहा है। लैग कर रहा है साउंड अभी भी? सर कभी लो आ रहा है साउंड और कभी हाई, मतलब पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, जो मैंने अनाउंसमेंट किया वो समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। जो मैंने अनाउंसमेंट किया है बेटा वो सबको क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है, बता दो सर क्लियर है अनाउंसमेंट। हो सकता है इशू होने की वजह से नहीं आया हो, ठीक है, बट अनाउंसमेंट क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। अगम्य 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 कह रहा है सर बाउंसर में क्या बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, तो अनाउंसमेंट क्लियर है। फिर से एक बार लास्ट टाइम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन लोग मिस कर रहे हैं। कल टेस्ट का टाइमिंग है आपका 10 बजे से 11:30 बजे तक। गूगल लिंक के थ्रू आपका टेस्ट होगा, 10 से 11:30 गूगल लिंक के थ्रू टेस्ट होगा। आपके पास जो सिलेबस है वो सिलेबस है मैथ्स, फिजिक्स, सॉरी मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और इंग्लिश का 4 सब्जेक्ट के टेस्ट होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात ये आती है कि मार्किंग कैसी रहेगी। तो मार्किंग कुछ ऐसी रहेगी कि मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस के लिए आपको +4 0 मिलेगा, सही होने पे +4, गलत होने पे 0। और आपके सोशल स्टडी और इंग्लिश के लिए +5 0 होगा, सही होने पे +5, गलत होने पे 0 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैथ्स और साइंस के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स साइंस, और 6 क्वेश्चंस रहेंगे सोशल स्टडी और इंग्लिश के, मतलब 12 क्वेश्चन फ्रॉम सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश। ठीक है, चलेगा? चलो, और पेपर वाला चीज याद रखना जो मैंने बताया, पेपर तक में आंसर लिखते हुए चलना। चलिए ठीक है, तो फिर आप कल टेस्ट दीजिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ के आना। ठीक है, चलो बाय।
Okay, student. Once again, good evening, everyone. तो सर ने कल के टेस्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब कर दिया, and I hope you all have understood it. आप लोगों ने समझ लिया। तो एक्चुअली हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलो, सबको मेरी आवाज जा रही है? All are getting me? Yes sir. Okay. तो एक्चुअली डिस्कस करना क्या है कि हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसको मैं ए से स्टार्ट करता हूँ और जेड पे लेकर फिनिश करता हूँ, ठीक है? और उसमें इससे ही सारे क्वेश्चंस आपके निकलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान तो टॉपिक पे फोकस करना है, तो टॉपिक को मैं टच करूंगा। तो कोशिश की फुल स्कोर आप लोग लाइएगा, ठीक है? तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, पूरा हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था कि लुईस 16 के पॉइंट्स के बारे में। 14 जुलाई 1789 की घटना बाद में जाएगी, जिससे तो साउंड लैग कर रहा है। आवाज नहीं जा रही आप लोगों को मेरी? सर लैग कर रहा है साउंड। लैग कर रहा है सर, साउंड लो आ रहा है। ओके, ऑल आर गेटिंग मी? अब सबको मेरी आवाज जा रही है? यस सर। सबको मेरी आवाज जा रही है? यस सर। चाहिए टाइप कीजिए तो बात कर सकते हैं, लेकिन आपने ओके 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 स्टूडेंट। तो मैंने बताया क्या था कि हम लोग को स्टार्ट, देखो मैंने क्या बताया कि ए से स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड इट वेयर ऑन जे। तो फोकस करिएगा हर पॉइंट पे। तो मैं बात कर रहा हूं लुईस 16 के पॉइंट की। सबसे पहले ये जो किंग बनता है आपका, किंग ऑफ फ्रांस, कब बना? 1774 में। ध्यान देना, लुईस 16 जो था वो 1774 में फ्रांस का राजा बनता है। ध्यान देना। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि लुईस 16 जो था ये बॉर्बन डायनेस्टी का बंदा था, ठीक है? और सोच इसकी कैसी थी? कंजर्वेटिव। किस तरह के आइडिया को ये फॉलो करता था? तो कंजर्वेटिव। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि ड्यूरिंग अर्ली 18th century there were two ideologies which were running in the whole Europe। पूरे यूरोप में दो आइडियोलॉजी पूरी तरीके पर रन कर रहे थे। पहला मैंने आपको बताया था लिबरल और सेकंड मैंने बताया था कंजर्वेटिव। आवाज नहीं क्लियर। स्टूडेंट्स, एवरीवन इज गेटिंग मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। साउंड इज क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ठीक, ओके 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 ओके, चलो ओके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि लुईस 16 जो था ये बॉर्बन डायनेस्टी का बंदा था। सोच इसकी कंजर्वेटिव थी। तो मैंने आपको बताया क्या कि इन अर्ली 18th century there were two ideologies which were running in whole Europe। पूरे यूरोप में दो आइडियोलॉजी रन कर रहे थे। पहला मैंने बताया था लिबरल और सेकंड मैंने बताया था कंजर्वेटिव। तो लिबरल कंजर्वेटिव के बीच के डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्या चीज? कि लिबरल्स वेयर दोज हु वांटेड चेंजेस विद द पासेस ऑफ टाइम। मतलब समय के साथ जो बदलाव चाहते थे उनको हम लोगों ने लिबरल कहा। और कंजर्वेटिव की बात करोगे तो कंजर्वेटिव वैसे लोग थे who didn't want any type of changes, who wanted to preserve their old culture, their old tradition and old civilization। तो मतलब कि वैसे लोग जो बदलाव के फेवर में थे, those who were in the favor of changes were called as liberals। और जो इसके अगेंस्ट में थे उनको क्या कहा गया? कंजर्वेटिव। तो लुईस 16 जो था ये कंजर्वेटिव सोच का बंदा था। दिमाग में रखना ये सब पॉइंट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ हम लोग चले तो मैंने आपको बताया था क्या कि लुईस 16 when Louis 16 became the king of France, जब ये लुईस 16 राजा बनता है फ्रांस का, तो during that time the tragedy of France was completely empty। तो पूरी तरीके से the economical condition of France was on the bottom। जमीन पे उसका इकोनॉमिकल कंडीशन था। पूरी तरीके से सारे के सारे खजाने जो थे वो फ्रांस से खाली हो चुके थे। इसके पीछे का रीजन क्या था ये भी टॉपिक आप लोग पता है। तो क्यों? बिकॉज फ्रांस फॉर a long struggle against किसके? ब्रिटेन। क्या के लिए? to make some colonies of America क्या independent। कि कॉलोनी कुछ अमेरिका की आजाद, मतलब अमेरिका की कुछ कॉलोनी को आजाद कराना था। इसके लिए उन लोगों ने एक लंबा स्ट्रगल किया था। किसके केस में? ब्रिटेन के केस में। तो कहने का मतलब, और इस वॉर को लड़ने के लिए उसने कर्ज तक ले लिया था। कर्ज लेकर तक लड़ाई लड़ा था। बताओ ऐसा भी कोई देश होता है क्या? तो ये फ्रांस था।
खैर हमें फ्रांस के कंडीशन से मतलब नहीं, हम लोग आगे पॉइंट करेंगे। अब आगे की कहानी क्या बनती है, आपने कह दिया कि लुईस 16 जो था, जो बंदा जो था, इसने अपने सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड करा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ध्यान देना, मैंने इस टॉपिक को आपको बता दिया था कि लुईस 16 के यहाँ जो सोसाइटी, इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट सेकंड में मैंने बोला था क्या चीज, नोबल और क्लेरिटी। थर्ड स्टेट में मैंने बोला था बिजनेसमैन, इसमें ट्रेडर, अगर सारे लोग इसमें मौजूद थे, ठीक है। और इसको भी आपने देखा था कि टोटल का टोटल टैक्स किसको पे करना पड़ता था। Sir, I have a question. You have a question, okay, ask. Describe the growth of middle class family. पहले ही मिडिल क्लास का देखोगे, ये तो मिडिल क्लास सेंटर में था। अच्छा चलो पहले अपने क्वेश्चन का ही आंसर देख लो। चलो ठीक है, पहले तुम अपने क्वेश्चन का देख लो। वेरी गुड। देखो स्टूडेंट, आपने बोला ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम निकल जाएगा, तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होगा। तो देखो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास की बात करोगे तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इन यूरोप, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 18th सेंचुरी। ध्यान देना, अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 18वीं सदी की शुरुआत की बात की जा रही है। ड्यूरिंग दैट टाइम यूरोप में, मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज, ये यूरोप की बात करो तो यहाँ पे ओनली देयर वर 2, ध्यान देना, यहाँ पे केवल 2 क्लासेस मौजूद थे। देयर वर 2 क्लासेस, जिसमें पहला था तुम्हारा एरिस्टोक्रेट, फर्स्ट है एरिस्टोक्रेट, और सेकंड वन पे कौन, यहाँ पे पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब लेबर ग्रुप, वर्किंग क्लास पीपल, ये लेबर ग्रुप हो गया, इसको वर्किंग क्लास पीपल भी बोल सकते, जो बोल रहा है वो ध्यान देना। जिसमें आपने देखा कि एरिस्टोक्रेट कौन थे, तो ये रिच लोग थे, ये रिच पीपल ऑफ यूरोप थे, ठीक है, ये पैसे वाले लोग थे, ये पावरफुल थे, बट लेस इन नंबर, लेकिन नंबर में कम थे, ठीक है। इसके बाद इनके बीच का यूनिटी जो था, यूनाइटेड बाय मैरिज टाइप, ठीक है। सपोज करो कि ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये हायर क्लास है, ये आपका हायर क्लास हो गया, ये हायर है, और ये हो गया आपका लोअर क्लास, ये लोअर क्लास। तो आपका क्वेश्चन है कि तो सर मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ, यहाँ पे मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, तो फोकस करना। तो मैंने आपको बता ध्यान देना कि इन अर्ली 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, इन अर्ली 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, कहां पे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी कहां पे, इन इंग्लैंड में, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री की शुरुआत यहाँ पे हो रही है, इंग्लैंड में इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई, तो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे, यहाँ से आएंगे। अगर सपोज करो कि मैं अगर किसी इंडस्ट्री को ओपन करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू सेट अप एन इंडस्ट्री, then in that industry from where the worker will come, worker कहां से आएंगे, मुकेश अंबानी के फैमिली से आएंगे, किधर पे आएंगे, तो क्लियर है कि इस साइड से, तो यहां से जो लोग इंटर किए यहाँ पे एज ए वर्कर, ये यहाँ पे एज ए वर्कर इंटर किए, इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास में ये लोग इंटर कर गए, ठीक है। अब ये मिडिल क्लास में आपके कौन कौन लोग थे, तो इसमें आपके एजुकेटेड लोग हैं, इसमें एजुकेटेड बिजनेस क्लास पीपल है, इसमें आपके ट्रेडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब के सब इसमें डॉक्टर्स टीचर जो भी आ गए इसमें एंट्री कर गए। और फिर आपने क्या देखा
इसमें आप देखिए इस मिडिल क्लास को ही ध्यान रखिए, मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास को ही आगे चल के आप लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट का, ये थोड़ा और आगे निकल जाएंगे हम लोग, लिबरल नेशनलिस्ट का, लिबरल नेशनलिस्ट जिन लोगों ने फाइट किया व्हाट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव, जिन लोगों ने कंजर्वेटिव के अगेंस्ट किया आइडिया, कंजर्वेटिव का जो आइडिया था उसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने डिस्कस किया, इससे हम लोगों ने बोला। तो मिडिल क्लास का ग्रोथ का पॉइंट आपने क्या देखा? तो मिडिल क्लास का मतलब सपोज करो कि हमने क्या देखा कि इन अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली मतलब कि 1870 जो है उस समय तक आपने देखा कि इन यूरोप ओनली देयर वर टू क्लासेस, पहले हायर दूसरे लोअर। लेकिन आगे आपने देखा कि इन अर्ली 18th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, कहां पे? इंग्लैंड में। तो जो लोग उधर लोअर क्लास से इसमें एज ए वर्किंग क्लास पीपल इंटर करते हैं, उन्हीं को हम लोगों ने क्या करा? उन्हीं को हम लोगों ने मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास में आपके एजुकेटेड लोग आए, फिलोसोफर आए, इसमें टीचर्स आए, डॉक्टर्स आए, बिजनेस क्लास पीपल्स आए, और इसी मिडिल क्लास को आगे हम लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट कहा, जिन लोगों ने फाइट किया अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव्स। ओके, तो ये आप हेलो, इसमें अनुष्का भी इंटर कर गई क्या? अनुष्का, अनुष्का सिंह। ओके, तो खैर हम लोग पॉइंट में चलते हैं। अच्छा, इंटर कर गए, चलो वेलकम है अवंती इंस्टीट्यूट में आप लोग, आपका भी। ओके, तो स्टूडेंट चलो हम लोगों ने देखा इसको, देखो ये पॉइंट को। तो अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास क्या हुआ? तो किसने ये क्वेश्चन पूछा था? जिसने क्वेश्चन पूछा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? चैट ऑप्शन, और चैट में बस चैट ऑप्शन। ओके, किसने ये क्वेश्चन पूछा था? अंशु। ओके, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? क्या ये पॉइंट आपके दिमाग के अंदर एंटर करा? अंशु। ओके, तो क्या मैं अब अपने टॉपिक पे चलूं? बिकॉज एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा, कि अच्छे तरीके से हम लोग का एग्जाम जाए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे, मेरे सब्जेक्ट में अगर कहीं माइनस प्लस करोगे तो फिर थोड़ा सा इंसल्ट हो जाएगा। नहीं है तो कंडीशंस वही है कि मैं भी यही चाह रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट में भी आप अच्छा करो। तो क्या मैं अपने रिवीजन पे चलूं आपको लेके? ओके, मैं आपको अपने रिवीजन पे लेके चलता हूं, ठीक है? फिर से मैं ये मिडिल क्लास की बात नहीं करूं, मैं फिर आपको लुईस 16 के पास लेके चल रहा हूं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लुईस 16 के पॉइंट्स की आपने बात करा था, कि कैसे लुईस 16 ने अपने सोसाइटी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज के रूप में बांट दिया था। ये तो पॉइंट आपने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड स्टेट को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिल रहे थे। मतलब क्या? डायनेस्टिक पॉइंट पे होता ना हेरिडेटरी सिस्टम, पहले के टाइम में क्या था? डायनेस्टिक, बल्कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ये तो पॉइंट था कि अगर किंग मैं हूं तो फिर नेक्स्ट किंग कौन बनेगा? मेरा आने वाला जनरेशन बनेगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को सारे प्रिविलेज दिए गए थे, जबकि थर्ड स्टेट के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स उन लोगों के ऊपर डाउनलोड किया गया था कि फर्दर टैक्स तुम्हें लोगों को देना है। कोई दिक्कत? पॉइंट आगे क्या होता है कि सपोज करो, अभी आपको मैंने एक पॉइंट और बताया था कि सपोज करिए कि ये जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसके पीछे के कुछ कुछ पॉइंट्स थे। जैसे मैं सपोज करूं कि उस जगह पे सोशल प्रॉब्लम भी था, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस। इसके बाद आपने देखा कि लुईस 16 की जो वाइफ थी वो भी एक बैड एडवाइजर थी, जो हमेशा इसको उल्टे पलटे सलाह दिया करती थी, नहीं है। प्लस लुईस 16 जो था वो लग्जरियस लाइफ जीता था, अपने पैलेस में रहता था, लोगों के साथ ज्यादा कनेक्शन उसका नहीं होता था। तो मतलब बहुत सारे इसके रीजन है, ठीक है? लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट पे। मैं घटना बता रहा हूं 5 मई 1789 की। 5 मई 1789 को क्या हुआ? स्टूडेंट फोकस करना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 मई 1789 को क्या हुआ? तो आपने देखा था कि ऑन दिस डे लुईस 16 ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जिस मीटिंग का मेन टारगेट क्या था? कोई बताएगा क्या? एनीबॉडी? On 5th May 1789, Louis XVI invited a meeting. What was the main purpose to organize this meeting? इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके इसका मेन पर्पस क्या था? Anyone? Anybody? Very good.
एक्सीलेंट, शिखर का आंसर, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा, टू रेज टैक्सेस, टैक्स को बढ़ाना था, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपने क्या पॉइंट देखा कि इसमें आपने देखा कि लुईस 16 जो था उसने क्या करा था, अपना पुराना सिस्टम का मतलब हर एक क्लास को, मतलब हर एक स्टेट को एक वोटिंग राइट देने की बात की गई थी। तो सपोज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो थे वो तो किसके फेवर में थे, किंग के फेवर में थे, बिकॉज़ उनको तो टैक्स देना नहीं है। टोटल का टोटल टैक्स किसको लेना, तो थर्ड स्टेट को, तो थर्ड स्टेट वालों ने इसका बॉयकॉट किया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप लेके आओ यूएएफ, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये पॉइंट बताया था मैंने, मतलब वन पर्सन वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट शुड बी इक्वल। ये थर्ड स्टेट का डिमांड है, जिसको रिजेक्ट कर दिया किसने, किंग ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। ओके ओके, चलो ओके। नेक्स्ट क्या हुआ पॉइंट, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या देख लिया, तो ये मैंने बताया कि यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 20 जून, ध्यान देना, 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट वाले जो थे उन लोगों ने फिर से एक जगह पे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, वर्षा है, और वहां पे उन लोगों ने नेशनल असेंबली का गठन किया। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हु फॉर्म द नेशनल असेंबली, और चार ऑप्शन मैंने दे दिया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड, थर्ड स्टेट ने किया, तुरंत आपको बता देना, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे। अब कंडीशंस क्या है कि जब थर्ड स्टेट का गठन आपने कर लिया, थर्ड स्टेट बनकर तैयार हो चुका है, तो इन लोगों ने क्या किया, 1791, मैंने ये भी बता दिया था आपको, सारे पॉइंट डिस्कस किया है कि 1791 में उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा। तो मैंने ये भी बताया था कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, what was the main objective of the constitution which was applied by national assembly in 1791। 1791 में जो संविधान को अप्लाई किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, anyone to control the power of monarch, very good, excellent, बहुत अच्छा, to control the power of monarch, very good, excellent। तो मेन टारगेट था क्या, कि वो लोग चाहते थे कि किंग को लिमिटेशन के अंदर लाना, जो किंग के पास अनलिमिटेड पावर था उस अनलिमिटेड को लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट करना था। मतलब क्या, टू कंट्रोल, दे वांटेड, नेशनल असेंबली वांटेड टू कंट्रोल द पावर ऑफ किंग, दैट्स व्हाई दे अप्लाइड क्या चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस इन 1791। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की मैंने बात, अब चलो आपने देखा क्या चीज कि मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया गया तो लुईस 16 ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन 1792 का जो ईयर था उस समय आपने एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इन 1792 नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था कि नेशनल असेंबली ने, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे 1792, तो ये नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट किसके, ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया। आखिर क्यों, वाई नेशनल असेंबली ने क्यों इन लोग के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया, तो ये पॉइंट मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया सीक्रेटली वांटेड टू सपोर्ट किसको, लुईस 16, फॉर व्हाट, टू सप्रेस द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑस्ट्रिया पर्सिया को जब ये पता चला कि भाई साहब ये जो नेशनल असेंबली वाले लोग हैं, ये लोग किस तरीके से लुईस 16 के ऊपर दबाव दिए हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, सीक्रेट तरीके से लुईस 16 का सपोर्ट करने की बात की कि हम लोग आपको अपना सोल्जर्स दे रहे हैं, आप एक काम करो, नेशनल असेंबली को हमेशा के लिए सप्रेस कर दो,
और जैसे नेशनल असेंबली को ये बात पता चलता है, उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रिया एंड क्रोएशिया के अगेंस्ट में। डन हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाई डिड द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड क्रोएशिया, आंसर हो जाएगा आप लोग का शिखर। रीजन नहीं समझे? आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रिया पर्शिया के अगेंस्ट में नेशनल असेंबली ने 1792 में वॉर डिक्लेयर किया, क्यों किया? Anyone who can explain? Have you got all the points which I have explained earlier? मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, और कोई स्टूडेंट? Anyone? Yes, because they wanted to support, these both countries wanted to support किसको? लुईस 16 को। काहे के लिए सपोर्ट करना चाहते थे? To suppress the national assembly completely. That's why national assembly ने इस चीज को देखा कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, इससे पहले हम तुम्हारे अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ फिलोसफर, आपके फिलोसफरों की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें जॉन लॉक, रोसेयो या फिर मोंटेस्क्यू, इस तरह के ये फिलोसफर जो कि मिडिल क्लास में निकल के आते हैं, और इन लोगों ने अपनी अपनी फिलोसफी को दिया। जैसे में मोंटेस्क्यू का फिलोसफी क्या था, देखो ध्यान देना। अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि जो मोंटेस्क्यू जो फिलोसफर है, इसका आइडिया था कि सपोज करो कि टोटल पावर, ये टोटल पावर किसके हाथ में था? टोटल पावर जो था वो किसके हाथ में था? इन द हैंड ऑफ, इन द हैंड ऑफ लुईस 16। ये लुईस 16 के हैंड में है यहाँ पे पावर सारा का सारा। तो इसका डिमांड था कि ये लुईस 16 के हाथ में जो पावर है, इस पावर को हटाइए, यहाँ पे खत्म कीजिए, और ये जो पावर है, इस पावर को सेंट्रलाइज करो, मतलब 3 भागों में तोड़ो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन 3 तरीके से डिवाइड कर दो। तो आपको तो पता ही है कि लेजिस्लेचर मतलब, लेजिस्लेचर में क्या होता? हमारे देश में भी है ना लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? अब ये लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे नियम कानून बनेंगे। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जुडिशरी का मतलब यहाँ पे जस्टिस और इनजस्टिस की बात होगी। जस्टिस मतलब कोर्ट, उसकी बात होगी। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो ये मोंटे, तो इस आइडिया को लगभग आज के पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, लगभग ये मोंटेस्क्यू के इस आइडिया को इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या देखा कि जब लुईस 16 जो था सपोर्ट ले रहा था ऑस्ट्रिया पर्शिया का, तो नेशनल असेंबली ने इंडिया केस में वॉर डिक्लेयर कर दिया। और लास्ट में 92 की बात करोगे तो लुईस 16 को आपने देखा भी है क्या चीज की फांसी दी गई, इनको मार दिया गया, हटा दिया गया। और इसके बाद यहाँ पे 93 में राजा बनता है कौन? 1793 में फ्रांस का राजा कौन बनता, बोलो तो? एनीवन हु बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस? 1793 कौन राजा बना? नोबडी नोस। ओके, लेकिन 93 से पहले मैं एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। हमने देखा था कि लुईस 16 जो था, इसने अपने यहाँ के सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। 3 भागों में डिवाइड किया था। ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब मैंने ये थर्ड स्टेट से भी 2 लोग छूटे थे। ये मैंने बताया था एक्टिव सिटीजन, और ये तुम्हारा पैसिव सिटीजन। ये बताया गया था आपको, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि एक्टिव सिटीजन में कौन थे? तो वैसे लोग 25 प्लस थे, जिनके पास वोटिंग राइट था, उनको एक्टिव कहा गया।
और पैसिव का मतलब पुअर पीपल, जो गरीब थे जिनको वोटिंग राइट नहीं था उनको पैसिव कहा गया, ठीक है। और इसी पैसिव के लोगों ने मिलकर यहाँ पे जैकोबिन क्लब का निर्माण किया था, ध्यान देना, ये जैकोबिन क्लब का निर्माण किया और इस जैकोबिन क्लब का लीडर बना तुम्हारा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया क्या इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, फिर थर्ड स्टेट में भी दो टूट चुके थे, पहला एक्टिव दूसरा पैसिव। एक्टिव मतलब जो 25 प्लस लोग थे जिनको वोटिंग राइट था, जो ज्यादा हैवी टैक्स पे करते थे, और पैसिव की बात किया था तो इसमें पुअर पीपल जिनको वोटिंग राइट नहीं था। और पैसिव सिटीजन ने मिलकर जैकोबिन क्लब एक अपना क्लब बनाया और उस क्लब का लीडर बना कौन? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कोई दिक्कत है क्या? मैक्सिमिलियन जो था वो लीडर बना और यही मैक्सिमिलियन जो था वो देखो यहाँ पे 1793 से लेकर 94 तक राजा रहा। कहां का? फ्रांस का, किंग ऑफ फ्रांस। ये राजा बन गया किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा बन गया ये बंदा। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि 93 to 94 मतलब ये एक साल तक का जो साम्राज्य था, इट वाज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। इसको आतंक का साम्राज्य कहा गया, मतलब जीनोसाइड वहां पे देखा गया, मतलब डेवलपमेंट को छोड़ो केवल डिस्ट्रक्शन ही देखा गया। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? तो कंडीशंस क्या था कि ये मैक्सिमिलियन जब किंग बना तो ये किंग इसलिए नहीं बना, ही बिकेम द किंग नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस, ही बिकेम किंग फॉर टेकिंग क्या? रिवेंज, बदला लेने के चक्कर में रहा। तो मतलब ये रिवेंजिंग पॉलिटिक्स करने के लिए उतरा। कहां पे? फ्रांस में। मेरे को रिवेंज लेना है। जिन जिन लोगों ने थर्ड स्टेट को डेमोलाइज किया है, सप्रेस किया है, एक्सप्लॉइट किया है, उनके अगेंस्ट में मेरे को हर स्टेप लेना है। तो इस पॉलिटिक्स के साथ उतरा, तो ये एयरवेल ऑफ टेरर कहा गया, मतलब इसमें केवल लोगों को इसने मारा और प्लस बुलेटिन, ओके, एलोगोरी ऑफ लिबर्टी। तो देखो यहाँ पे, अच्छा इसको मैं बताऊंगा अभी इसको पहले हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन आपका डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये 93 to 94 हमने देखा क्या, इसको एलेगोरी में बोल रहा हूँ, 93 to 94 की बात करोगे तो इसको रेन ऑफ टेरर कहा गया, ठीक है। और अब 94 के बाद देखो, ध्यान देना, फोकस करना, 94 के बाद 94 में मैक्सिमिलियन को भी हटा दिया गया, खत्म किया गया, इसको भी मार दिया गया, गुलिटाइन एक पनिशमेंट निकाला था उसी के थ्रू इसको भी खत्म किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ध्यान देना, अब मैं फ्रांस से कुछ हिस्ट्री बता रहा हूं, देखो यहाँ पे लुईस 16 सबसे पहले किंग, ठीक है। फिर लुईस 16 को खत्म करके बना कौन? मैक्सिमिलियन। फिर मैक्सिमिलियन को खत्म करने के बाद कौन बना? तो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन का साम्राज्य आया। फिर एक्टिव को खत्म करके यहाँ पे 1804 में बन गया नेपोलियन बोनापार्ट, किंग ऑफ फ्रांस। फ्रांस का राजा बन गया कब? 1804, 1804 में। ध्यान देना, 1804 में नेपोलियन जो था वो फ्रांस का राजा बन गया, एक्टिव को खत्म करके, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सत्ता का चेंजिंग हुआ है फ्रांस में। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब नेपोलियन जो था, जब फ्रांस का राजा बना, ध्यान देना कि when Napoleon became the king of France, then it was clear that he destroyed democratic and republican system of France completely, but after that the people of France supported him strongly. तो कहने का पॉइंट क्या है कि आपने देखा क्या कि जैसे नेपोलियन राजा बना उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। देखो रेन ऑफ टेरर का पॉइंट मैंने बताया कि मैक्सिमिलियन जब किंग बना तो उसने रिवेंजिंग पॉलिटिक्स की बात की, उसने हैवी टैक्स को अपलोड किया, उसने क्या करा, लोगों ने जो पैसिव सिटीजन के लोग थे उन लोगों ने उसको किंग बनाया था कि भैया किंग बन जाओ और देश का भला करो, मतलब फ्रांस का भला करो, थर्ड स्टेट का भला करो और प्लस देश का विकास करो। लेकिन इसके दिमाग की एडोल्फ हिटलर के रणनीति, मतलब एडोल्फ हिटलर की कहानी देखो अगले चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। तो हिटलर के पॉइंट मतलब कि इसका टारगेट था कि भाई रिवेंज लेना है, पहले कि जिन जिन लोगों ने थर्ड स्टेट मतलब पैसिव के बाद डिस्क्रिमिनेट किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, पहले उनसे मेरे को रिवेंज लेना, विकास बाद में भी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्लस टैक्स भी हैवी कर दिया, प्लस अलग उल्टे पलटे मतलब गलत से नियम कानून अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसके अपने लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए।
और एक पनिशमेंट मैंने आपको बताया कि गिलोटाइन एक पनिशमेंट है जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, उस पनिशमेंट के तौर पे इसको भी वहां पे खत्म कर दिया गया। भाई ऐसे किंग की हमें जरूरत नहीं है जो विकास की बात नहीं करता, केवल रिवेंज की बात करता है। ध्यान, तो मैं यहाँ पे नेपोलियन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। हमने देखा क्या कि नेपोलियन जब राजा बनता है फ्रांस का, तो उसने पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। इसके पीछे का रीजन क्या था, बोलो तो एनीवन? क्वेश्चन देखना, it was clear that Napoleon destroyed the democratic system of France completely, but after that the people were in his support, fully support, in his full support with the लोग। अगर इसके पीछे का रीजन तो ध्यान देना, तो रीजन था नेपोलियन ने अप्लाई किया था सिविल कोड। Civil Code 1804, that is the reason. Civil Code was the reason. Because of that, the people of France supported him strongly. तो ये Civil Code था, क्या ध्यान देना। तो सबसे पहले Civil Code का पॉइंट है वो क्या था? सबसे पहले कहने का मतलब, सपोज एक बिजनेस क्लास, सपोज करो कि एक कोई बंदा है, ठीक है, एक कोई बंदा है, उसको यहां से इस जगह पे भी, इस जगह से उस जगह पर उसको बिजनेस करना है, ध्यान देना, बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, कोई सामान सेल करना है। तो अगर मैंने इस जगह पे अगर मैंने 20 केजी कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे आते आते वो 10 केजी के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। ये पॉइंट मैंने बताया होगा आपको, ये 20 था, यहाँ पे 10 हो गया, मतलब इक्वल सिस्टम नहीं है यहाँ पे। वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सिविल कोड बता रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम जो है वो इक्वल नहीं है, वेटिंग सिस्टम इक्वल नहीं है। दूसरा, बिजनेसमैन को यहां से यहां जाने में देखो कितनी जगह पर टैक्स देना पड़ रहा है, हैवी टैक्स, ये टैक्स देना पड़ रहा है, ये टैक्स देना पड़ रहा है, इतना टैक्स देना पड़ रहा है, तो मतलब टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो ये बताओ कि बिजनेस क्लास के जो लोग होंगे उनका डिमांड क्या होगा? बिजनेस क्लास का डिमांड यही ना होगा कि भैया ये तो काम करो, ये जो 20 है तो यहाँ पे भी 20 करो, मतलब इक्वल मेजरमेंट सिस्टम लाओ, इक्वल मेजरमेंट सिस्टम लाओ। अब प्लस ये जो हैवी टैक्स हमको देना पड़ रहा है, ये जो टैक्स देना पड़ रहा है, ये टैक्स हम नहीं देना चाहते, हम टैक्स नहीं देंगे। अरे बिजनेस क्लास का यही ना डिमांड होगा जी, ध्यान देना। तो कंडीशंस क्या था कि नेपोलियन ने सिविल कोड से सबसे पहले क्या कर दिया, ब्रॉड इक्वल मेजरमेंट सिस्टम। इक्वल मेजरमेंट सिस्टम ला दिया। सेकंड क्या किया, ये जो हैवी टैक्स रहता है टैक्स को खत्म कर दिया, टैक्स मत दो आप लोग, तो रिमूव कर दिया, रिमूव ऑल इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस। सारे टैक्स को रिमूव कर दिया। तो बताओ तो यहाँ पे जब ये दो काम कर दिया तो जितने भी बिजनेस क्लास लोग होंगे उसका तो सपोर्ट करेंगे कि नहीं भाई? एकदम सही है, तो बिजनेस क्लास का सपोर्ट इसको मिल गया। अब चलिए गरीबों की तरफ चला, उसने बोला कि अब गरीब भी है भाई फ्रांस में, इनका भी तो सपोर्ट चाहिए, तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे रिमूव किया, रिमूव फ्यूडल सिस्टम। अब देखो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या था, तो इसका मतलब था बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब अगर आपके पेरेंट्स ने, अगर एक पीजेंट जो है वो किसी लैंडलॉर्ड से कुछ कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो वो प्लस उसका आने वाला जनरेशन प्लस उसका आने वाला जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन उस लैंडलॉर्ड के पास काम करेगा विदाउट एनी पे, कोई पेमेंट उसको नहीं मिलेगा, केवल उसको नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसको क्या किया गया, नेपोलियन ने इसको भी रिमूव कर दिया, ये नहीं रहेगा, हटाओ इसको। तो गरीबों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा नेपोलियन को? गरीबों की भी सपोर्ट मिली नेपोलियन को, भाई चलो भाई नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर, हम सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या करा है इसने, क्या किया, इसने फोकस किया एजुकेशन पे भी, इसने फोकस किया ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, कम्युनिकेशन, मैंने इन सब चीजों को भी इंप्रूव किया, मतलब ब्रॉड टोटल ऑल फैसिलिटी। सारे के सारे फैसिलिटी लेके आया, ठीक है, सारे फैसिलिटी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे सिविल कोड को अप्लाई करके उसने ये सिस्टम लेके आया, जिसकी वजह से लोगों ने उसका पूरी तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन ध्यान देना, फोकस करना कि जिन लोगों ने 1804 में नेपोलियन का सपोर्ट किया, 1814 आते आते उन लोगों ने नेपोलियन का विरोध करना। फ्यूडल सिस्टम का मतलब हुआ बंधुआ मजदूरी,
बंधुआ मजदूरी का मतलब सपोज करो कि अगर एक बंदा, अगर मैं आयुष, अगर सपोज करो कि मैं किसी एक बंदे से क्या करा, मैंने कुछ कर्ज लिया, ठीक है, कर्ज ले लिया उससे अपने बिकॉज ऑफ माई पर्सनल वर्क जो भी हो। अब कर्ज लेने के बाद मुझे वो पैसा पे नहीं करना है उसको, अब मुझे उसके यहाँ गुलामों की तरह काम करना, मैंने बिना कोई पेमेंट का। अब मेरे को ही नहीं करना है, मेरा आने वाला जनरेशन भी उसके यहाँ काम करेगा, फिर उसका जनरेशन भी उसके यहाँ काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ? तो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो प्रोसेस था, इसी को हम लोग फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। तो इसको भी उसने रिमूव किया, बोला अब कुछ नहीं चलेगा, अब ये सिस्टम खत्म। तो मैंने बताया कि इस तरीके से ये सिविल कोड को अप्लाई करके नेपोलियन ने लोगों का सपोर्ट जीता। लेकिन मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जिन लोगों ने नेपोलियन का 1804 में सपोर्ट किया, 1814 आते आते फ्रांस के लोग जो थे, द पीपल ऑफ फ्रांस स्टूड अगेंस्ट नेपोलियन कंप्लीटली। नेपोलियन के अगेंस्ट पूरी तरीके पे खड़े हो चुके थे, अगेंस्ट आ चुके थे, बोल गए ये अच्छा लीडर नहीं है भाई, ये किंग अच्छा नहीं है। तो आखिर नेपोलियन ने ऐसा क्या मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से उसके देश के लोग भी उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए? एनीवन, कोई एक्सप्लेन करेगा? कुछ तो रीजन होगा, अरे कुछ रीजन होगा कि 1804 में जब सारे लोगों ने फुल सपोर्ट किया, 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आपके अगेंस्ट में बात करना शुरू कर दिया, आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए? तो ध्यान देना। फोकस। इन फ्रांस, फ्रांस में चलते 1814 में क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान देना, 1814 में क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपको मैं बता दूं नेपोलियन का पॉइंट, डिमेरिट क्या था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो एक एम्बिशियस किंग था। एम्बिशियस किंग, एम्बिशियस जानते किसको बोलते हैं? जो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता है, जो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। अगर आज 10 रुपए कम अर्निंग करता तो कल बोलेगा कल 20 कर अर्निंग कर ले, 30 कर ले, 40 कर ले, 25 कर ले। अरे 50 करने के लिए वर्क करो ना, किसी के पॉकेट में छीन के अपने पॉकेट में रख लेगा कि भाई 50 मेरे पास हो गए। तो नेपोलियन उस टारगेट में था कि भाई एम्बिशियस किंग था, मेरे को he didn't want to live a limited life. He wanted to control all over Europe. Therefore, he forced the people to join army. Plus, he raised taxes. Many times. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रीजंस क्या है। रीजन में मैंने आपको बता दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो नेपोलियन का पॉइंट क्या हुआ, ठीक है, ध्यान देना। मैंने आपको बता दिया कि आपने देखा कि नेपोलियन एक एम्बिशियस किंग था। एम्बिशियस किंग का मतलब he didn't want to rule in a limited boundary. He wanted to break all the limitations and control all over Europe. पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करना भाई मेरे को, पूरे यूरोप को अपने जद में लेके आना है। तो पूरे यूरोप को अगर अपने जद में लेके आने की बात करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सोल्जर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आर्मी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसने अपने लोगों के ऊपर दबाव दिया, फोर्स है कि भैया तुम सबके सब आर्मी ज्वाइन कर लो। मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बाद में बनना है, बंदूक पकड़ो बॉर्डर पे चलो, कोई भी अगेंस्ट में खड़ा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या किया उसने कि अगर लड़ना है, फाइट करना है, वॉर करना है तो बम बारूद चाहिए, करेंसी चाहिए, पैसे चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या कर दिया कि टैक्स को डबल ट्रिपल कर दिया, बढ़ा दिया।
तो टैक्स को जब बढ़ा दिया अब प्लस लोगों को जबरदस्ती फोर्स में भर्ती कराना शुरू कर दिया, इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में बात करना शुरू कर दिया। एंड द पीपल स्टूड अगेंस्ट नेपोलियन। यहाँ पे लोगों ने क्या करा, नेपोलियन का अगेंस्ट स्टैंड हुए और नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डिड in 1804 the people of France supported Napoleon strongly, but what happened in 1814? Because of that the people stood against him. हो जाएगा, डन, इजी है ये क्वेश्चन, हो जाएगा आप लोगों से। एवरीवन रिप्लाई मी। यस नो लिखने में आप लोग को इतना टाइम लगता है। ओके चलिए एक बार और एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं, ध्यान दो। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जहां पे आपको प्रॉब्लम है फिर से एक बार आप एक्सप्लेन कराइए। साइलेंट होकर घर पे मत जाइए, मेरे को स्कोर फुल चाहिए। देखो मैं फिर से नेपोलियन को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन 1804 नेपोलियन बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन राजा बन जाता है फ्रांस का, ठीक है। और जैसे वो राजा बनता है उसने क्या किया, पूरी तरीके से जो फ्रांस का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और प्योर ऑटोक्रेटिक सिस्टम लाया। माने इन अनदर वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड डिक्टेटरशिप, माने तानाशाही वाला सिस्टम लाया, मोनार्क सिस्टम लेके आ गया, ठीक है, कि भाई मैं ही राजा हूं, जो मैं करूंगा वो सब फाइनल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया, क्यों? बिकॉज ऑफ सिविल कोड। मैंने बताया था कि सिविल कोड मतलब नेपोलियन ने सबका सपोर्ट किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसका फुल सपोर्ट किया। बोला अरे भाई डिक्टेटर, अरे मोनार्क है या फिर डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिक है, हमें बात किससे करनी है, हमें बात अपने डेवलपमेंट की करनी है। तो ये राजा बन के डेमोक्रेटिक नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आ गया, इसके बावजूद भी हमारे देश का विकास करे, तो क्या चाहिए हमें, चलो ठीक है सपोर्ट करो नेपोलियन का। तो नेपोलियन को उन लोगों ने सपोर्ट करा। लेकिन मैंने बताया कि जिन लोगों ने 1804 में नेपोलियन का सपोर्ट किया टिल 1814 1814 तक दे स्टूड अगेंस्ट नेपोलियन। नेपोलियन के अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए। इसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैंने आपको बताया, बोर्ड पे भी लिखा, आपने देखा कि नेपोलियन वाज एन एम्बिशियस किंग, महत्वाकांक्षी राजा था, ठीक है। ही डिडंट वांट टू रूल इन अनलिमिटेड बाउंड्री ऑफ फ्रांस। वो केवल फ्रांस में राज करना नहीं चाहता था, उसका टारगेट क्या था कि भाई फ्रांस से हटके कुछ आगे बढ़े। मतलब ही वांटेड टू कंट्रोल ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप को अपने जद में लेना चाहता था, पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, ठीक है। पूरे यूरोप को जब अपने कंट्रोल में करना चाहोगे तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है कि सबसे पहले आपको सोल्जर्स की जरूरत है, सेना की जरूरत है। तो इसने अपने लोगों के ऊपर दबाव दिया कि आप सोल्जर्स बनो, आर्मी ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्या किया? पैसे की जरूरत है, तो इसने क्या किया, लोगों के ऊपर टैक्स डबल ट्रिपल कर दिया कि भाई पेमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो बिकॉज ऑफ दैट द पीपल स्टूड अगेंस्ट हिम। कोई दिक्कत? अगम्य प्रताप सिंह, हैव यू अंडरस्टूड इट वेल? समझ में आया आपको कि फिर से एक बार रिपीट करें? ओके इट्स क्लियर, वेरी गुड। अब चलो आगे एक और पॉइंट में चलते चलते लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, ध्यान देना कि फिर अगर नेपोलियन के अगेंस्ट में 1814 में लोग खड़े हो गए तो फिर हुआ क्या, ध्यान देना। तो नेपोलियन के अगेंस्ट में जब लोग खड़े हो गए 1814 में, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे 4 कंट्रीज ऑफ यूरोप, जिसमें एक ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया, ये चारों कंट्री यूनाइट होते हैं और यूनाइट होकर एक साथ इन लोगों ने अटैक कर दिया। अटैक किसके ऊपर? ऑन नेपोलियन बोनापार्ट। अटैक किया कहां पे? एट वाटरलू। वाटरलू में अटैक किया गया और यहीं पे नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन यहाँ पे नेपोलियन डिफीटेड हुआ, नेपोलियन की यहाँ पे हार हो गई, नेपोलियन यहाँ पे हार गया, ठीक है। तो 4 यूरोप की महाशक्तियां, जैसे ने कौन कौन? ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ब्रिटेन, रशिया, इन चारों देशों ने दिस ऑल 4 कंट्रीज अटैक टुगेदर ऑन नेपोलियन एट वाटरलू इन 1814 एंड देयर नेपोलियन वाज डिफीटेड कंप्लीटली। और जब यहाँ पे नेपोलियन की हार हो गई तो उसके बाद फिर से एक नया राजा बनता है जिसका नाम था लुइस 18।
मतलब एक बार फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया जाता है, एक बार फिर से कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को अप्लाई कर दिया जाता है फ्रांस में। लेकिन ये कब किया जाता है? ये नेक्स्ट क्लास में किया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कल के टेस्ट में आप लोग फुल स्कोर करने जा रहे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। फुल स्कोर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग उसका आंसर्स करेंगे। अभी तक मैंने जो भी टॉपिक बताया उसमें कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप लोगों को कोई डाउट है? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट, इट्स वेरी क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर ये पूरी तरीके से क्लियर है तो स्कोर क्लियर आना चाहिए, स्कोर फुल में फुल। और जब देखो ये तो एसएसटी का टेस्ट हो गया, ठीक है। अब जब इंग्लिश के टेस्ट में जाओगे तो जो टेंस आप लोग पढ़ रहे हो, ओके, जो टेंस आप लोग पढ़ रहे हो उस टेंस में जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू जो भी टेंस में जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा वो टेंस पे डिपेंडेंट रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे। एक सेंटेंस हो गया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूं चलते चलते कि किस तरह के किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान देना, फोकस कीजिएगा। अब सपोज करो ठीक है, यहां पे मैंने कर दिया ए में रेन, बी में कर दिया मैंने इज रेनिंग, सी में कर दिया हैज रेन्ड, डी में कर दिया was raining, ठीक है। ए बी सी डी। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि इसमें करेक्ट आपको फिल करना है। कौन सा ऑप्शन बताओ तो? फर्स्ट बी। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फुल स्कोर आपको कहा गया है, फुल स्कोर यू आर गोइंग टू स्कोर। यहां पे भी एकदम करेक्ट आप लोग का है, वेरी गुड। तो इस तरह के भी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो इजी तरीके से आप लोग बना लोगे। तो पहले क्वेश्चन को देखना, समझना, चेकआउट करना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद उसको टिक आउट करना। बिकॉज जो ट्रिक करेगा इधर पे उधर पूरा का पूरा स्कोर डैमेज हो जाएगा। समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। अनुष्का, हाय, दिस इज योर फर्स्ट डे। आई होप तुमको सेमेस्टर याद होंगे एंड तुमको समझ में भी आएगा। एंड फॉर रेस्ट, आप लोगों के टेस्ट में क्या डाउट है, यू कैन आस्क मी हियर फास्ट। आयुष कुमार, प्लीज गिव मोर क्वेश्चन, ठीक है। मैं ग्रुप में तुमको पूरा ऑब्जेक्टिव भेजता हूँ जो कल आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, एनीवन, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। किसी का कोई डाउट है कल टेस्ट से रिलेटेड? अब्दुल्ला, नो डाउट। अंबुज, अगमय, नो 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 नो। जल्दी तो लिखो सब, कोई जिसको डाउट नहीं है वो भी लिखो।